नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। मोहन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन है। मोहन जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए, तो पहले सेमेस्टर पद्धति थी, फिर उस सेमेस्टर पद्धति को आपने समाप्त किया। कोविड के दौर में ऑनलाइन क्लासेस हैं, कैसे संचालन कर पा रहे हैं? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया कि आमतौर पर जो हमारी रेगुलर पढ़ाई की पद्धति थी, पठन पाठन का काम था, कोरोना के कारण से वो सारा एक तरह से डिस्टर्ब हो गया। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए एकदम चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है और विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम से आकर के बजाय क्लासरूम के वो अपने कहीं भी बैठ कर के पढ़ाई करे, उसका शैक्षणिक सत्र जारी रहे। ये बड़ी एक तरह से बहुत अलग प्रकार की परिस्थिति थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से और जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा थी, उनने ये जो अत्याधुनिक संसाधनों के बलबूते पर ऑनलाइन क्लास चलवाना, परीक्षाओं की व्यवस्था करना, और अब हमने तो ओपन परीक्षा प्रणाली के माध्यम से घरों पे परीक्षा देने की जो पद्धति लाए हैं। कोरोना के कष्ट के काल से ये जरूर हमको ध्यान में आया है कि ये ओपन परीक्षा में क्या है, इस पर एक समग्र प्रतिक्रिया चाहिए। ये बीते समय की परीक्षा जो हमने ली थी, ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा जो 2020 की हुई थी, उसमें हमने, क्योंकि करीब करीब जब मार्च 25 को लॉकडाउन लगा था, ये वो दौर था जब 4 दिन बाद परीक्षा ऑफलाइन होने वाली थी। ऐसे में परीक्षा कराना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो हमने एक तरीका ये था, जैसे 12th बोर्ड में हुआ था कि सबको जनरल प्रमोशन दे दें, लेकिन उच्च शिक्षा में जनरल प्रमोशन ये किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है जी। यही कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का विचार भी आया, लेकिन चूँकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है वो संभव नहीं था, तो ऑफलाइन, लेकिन घर पर बैठ करके वो 50% मार्क्स, जैसे मान लो फाइनल का बच्चा है तो 50% मार्क्स उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो मिले थे उसके कोड करते हुए और जो फाइनल की एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस आधार पे हमने उसकी कल्पना की वो अपने कॉपी में नंबर लिख करके दे। तो ये एक तरह से परीक्षा की पद्धति जिस बलबूते पर अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट क्लास बच्चा है तो आप ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% मार्क्स यहाँ देते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास के ही मिलेंगे। दोनों को मैच करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। एक तरह से ये पद्धति इतनी अच्छी बनी कि बाद में हमारी इस पद्धति को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ कई लोगों ने कॉपी किया, फॉलो किया इसको। वैसे भी आप हमेशा साहसिक और जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। जब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आपके जो निर्णय हैं वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो जिस प्रकार से ओपन बुक पद्धति का निर्णय हुआ, अपने आप में एक नया निर्णय जैसे आपने बताया, तो और क्या क्या नवाचार इस दौरान किए, क्योंकि कोविड ने जो काम करने की पद्धति थी उसको आमूलचूल परिवर्तित किया। आपने सही प्रश्न किया। जैसे अभी कोविड के कारण से हमने जैसे ओपन बुक परीक्षा प्रणाली ली, उसी प्रकार से हमने कहा कि जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हमारे हैं, इनमें गुणात्मक शिक्षा देने के लिए मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे अतिरिक्त कक्ष का देना, बिल्डिंग का बनाया जाना, ये करीब करीब मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान देने की ज़रूरत थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग आज की स्थिति में आज जितने भी महाविद्यालय जहां हमारे संचालित हो रहे हैं, अगर भूमि उपलब्ध है तो कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं बचा जिसका अपना स्वयं का भवन नहीं है। तमाम किराए के भवन में चलने वाले महाविद्यालय या एक एक दो कमरों में चलने वाले महाविद्यालय, ये परिस्थिति हमने सारी बदल दी। करीब करीब आज की स्थिति में ऐसे भवनविहीन महाविद्यालय हमारी दिशा में तो जिन पे काम नहीं चल रहा है, ऐसे एक भी नहीं है। लगभग आज की स्थिति में 48 महाविद्यालय बच्चे जिन पे अभी भूमि उपलब्ध नहीं है। लगभग ये मान के चलिए कि 518 कॉलेज हैं। 518 कॉलेज में से हम ये सारी व्यवस्था के साथ ले आए। 2 काम और करें कि जो कक्षा के अभाव में क्लास में ज़्यादा संख्या आ रही है, तो 3.5 करोड़ की एवरेज 6 कमरों की प्लानिंग बना करके लगभग 60 महाविद्यालय ऐसे हैं जहां हमने ये प्रबंधन किया है। दोनों मिला करके लगभग 150 कॉलेजों में हमारा आज के समय काम चल रहा है। एकमात्र ये स्टेट मध्य प्रदेश है जो जिसने अपने कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी मूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम पे अपना काम किया है। जी, जैसा कि सामान्यतः देखने में आया कि उच्च शिक्षा में जो सुदूर अंचल है
बहुत अच्छी खासी तनख्वाह है प्रोफेसर्स की, लेकिन जो सुदूर अंचल के कॉलेजेस हैं उनमें जाने में लोग रुचि नहीं दिखाते। जो शहर के या शहर के नज़दीकी स्थान हैं उन महाविद्यालयों में ज़्यादा रुचि रहती है। तो आपने एक बड़ा निर्णय लिया था कि नहीं, हर जगह जहाँ प्रोफेसर्स की कमी है जाना ही पड़ेगा। बड़ी एक समायोजन की स्थिति बनाई थी अभी वर्तमान में जो ट्रांसफ़र्स हुए थे, तो बड़ा कठिन रहता होगा, सिफारसों का दौर और भी तमाम तरीके की अप्रोच। यशस्वी मुख्यमंत्री से मैंने इस पर चर्चा की थी, मार्गदर्शन लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत थे। हमने कहा कि हमारे सभी महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापक का होना जरूरी है। सभी दूर प्राध्यापकों के लिए अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सब शहर में दबाव आता है, और मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बात मानी। तो अभी हमने एक लाइन बनाई थी कि एक तो परिवीक्षा अवधि, जिनका निश्चित परिवीक्षा अवधि का समय पूरा नहीं हुआ, उनको हमने हर हालत में जो जहाँ भी है पदस्थ वहाँ उसको ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर कर दिया। लगभग 2000 प्राध्यापक हमारे थे जिनको हम आज इस तरह से वो अपनी अपनी जगह पदस्थ हैं। दूसरा, ये जो पूरे साल सीजन ट्रांसफ़र का चलता था, ये पूरे साल ट्रांसफ़र का सीजन बंद कर दिया। बहुत न्यूनतम रूप से, जैसे कि हमको मालूम है कि हमारी अपनी लिमिट 10% की थी, बल्कि 10 भी नहीं माने 5% थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ट्रांसफ़र 1.5% किया है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र कभी किसी प्रकार का समाधान नहीं हो सकता है। और साल में एक ही बार जब गर्मी की छुट्टी होती है, 1 महीना का जब ट्रांसफ़र खुलेगा तभी ट्रांसफ़र होगा, बाकी बीच में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। चलती क्लास को बंद करना, जैसे आज मैं बैठा हूँ दिसंबर में, नवंबर लास्ट चल रहा है, और अगर कोई एक प्राध्यापक पढ़ा रहा है और आज वो ट्रांसफ़र करा के वो तो चले जाएगा, लेकिन उस क्लास के बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल ठीक। तो बच्चों का नुकसान नहीं हो, तो उच्च शिक्षा में कुछ चीज़ों में हमने अपने मापदंड स्थापित किए, और उसी कारण है कि आज इस दिशा में हम आए हैं कि ट्रांसफ़र का जो एक उद्योग के रूप में काम चलता था उस पर हमने प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ जो गुणात्मक शिक्षा के लिए नए प्राध्यापकों की भर्ती करने वाला मुद्दा है, तो आज की स्थिति में लगभग 400-450 पद पहले स्तर पर मंजूर कराए और 270 पद अभी, अर्थात इस अवधि में लगभग 800 के आसपास नए पदों का सृजन हुआ है। और अभी हम पीएससी पे 500 के 2 लाट पहुंचाने वाले हैं, जिसके माध्यम से नवीन भर्ती हम करने वाले हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारक है कि देखने में आया है कि जो नियमित प्राध्यापक हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन अतिथि प्राध्यापक गण भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो जो डेली बेसिस पे होते हैं या पीरियड वाइज होते हैं, लेकिन वो समय पे कॉलेजों में उपलब्ध हो जाएं। सारे कॉलेजों में जो जितने भी संकाय हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्राध्यापक उपलब्ध रहें, भले ही नियमित हों या अतिथि विद्वान। आज की स्थिति में जैसे आपने कहा है कि लगभग हमारे 4500 पद तो नियमित प्राध्यापकों के हैं, और लगभग उतने से थोड़े डबल की स्थिति में लगभग 4500 हमारे पास अतिथि विद्वान या जनभागीदारी के शिक्षक, ऐसा अपन मान सकते हैं, उनसे हम पढ़ाने के लिए लाभ ले रहे हैं। ये दोनों मिलाकर के 10,000 से ऊपर संख्या होती है, और कमोबेश हमने किसी को बाहर नहीं किया है, कोशिश कर रहे हैं हर एक वो व्यक्ति जो काम कर रहा है विभाग में वो जुड़ा रहे हमसे और उनका लाभ ले। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय आपके, मैं विभाग से इतर अगर प्रश्न पूछूं तो इस समय मध्य प्रदेश जो है जनजातीय रंग में रंगा हुआ है, और जनजातीय माहौल में कांग्रेस ये कह रही है कि जनजातीय माहौल में जिस प्रकार से आप जनजातीय समाज को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल ड्रामा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य देश का कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए अपने ढंग से जुमले जरूर गढ़े, गरीबों की बात करते रही है, SC/ST की बात करते रही है, OBC की बात करते रही है, लेकिन इन हितों के जब उनके मुद्दे आए तो कांग्रेस भाग खड़ी हुई। यही कारण है कि जब आज हम इस दिशा में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को अपने वोट के नज़रिए से देख करके वो उसको कुछ भी प्रलाप कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि उनको सद्बुद्धि आना चाहिए। आज कोई चुनाव का टाइम नहीं है, अगर वो मिलकर के बात करें, पक्ष विपक्ष इकट्ठी बात करें, तो हम दोनों समाजों का ज़्यादा बेहतर भला कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आपने जनजाति गौरव दिवस मनाया। अब आपके क्षेत्र में से एक पूरी यात्रा धार, उज्जैन और इंदौर से होते हुए वहाँ पाताल पानी में आप टंटिया मामा के लिए भी आप जी तो वो कह रहे हैं ये जो है फोकस कर रहे हैं जनजाति समाज से घबराए हुए हैं। देखिए, ये मैंने फिर कहा कि हमारी ड्यूटी है सरकार में होने के कारण से कि हम हर वर्ग के ऐसे नायक, जिन नायक ने
अंग्रेज़ों के समय में बड़ी लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ने के बाद उनने समाज में एक दिशा दी है। उनका सम्मान करें, उनके स्थानों को एक तरह से तीर्थ के रूप में विकसित करें। अब कांग्रेस को जो कहना कांग्रेस कहे, कांग्रेस बजाय उसमें कुछ बोलने के वो भी हमारे साथ आके जुड़ती, खड़े होती, क्योंकि टंटिया मामा सबके हैं, बिरसा मुंडा सबके हैं। कांग्रेस ने वर्षों तक इन सब नामों के बलबूते पर सरकार बनाई है। अगर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस घबराई क्यों, पता नहीं चल रहा है। कृषि कानूनों की जो वापसी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए और हम कृषि कानून वापस लेते हैं, तो कांग्रेस कह रही है ये सत्य की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। अब ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से विनम्रता के साथ प्रकाश पर्व का पूर्व अवसर पर जो बात कही थी कि हमने यह पूरा कानून किसानों के हित में लाए थे, बावजूद इसके भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो विनम्रता के साथ उनने कानून वापस लेते हुए पूरी बात स्पष्ट कर दी। अब दोबारा इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कांग्रेस के ही शासनकाल में किसानों का जो नुकसान हुआ है, कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारी गोलियाँ चलाने का आरोप अगर कहीं लगा है तो कांग्रेस पे ही लगा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन हुआ, चाहे साहबानों से जुड़ा है, 3 तलाक के मसले पे हो, सीए का हो या कृषि कानून का हो, महीनों तक भी किसानों अगर सड़क पे रहे या जो आंदोलन करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री ने किसी को गोली तो छोड़ दो, लाठीचार्ज भी नहीं करवाया। कमलनाथ जी अभी भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। अब ये दुर्भाग्य कांग्रेस का और विपक्ष का, मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जैसा भाजपा ने किया है कि 50 साल के एवरेज में नई पीढ़ी को मौका दिया है जी, तो इस नाते से कमलनाथ जी को अब 75 पार हो रहे हैं, तो सोचना चाहिए उनको। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर का विषय, मैं इस पर क्या बोलूँ। नहीं, राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि कांग्रेस यूथ की राजनीति करती, वो तो यूथ को मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी की चल कहाँ रही है, तभी तो इस्तीफा दे के भाग खड़े हुए थे। आज अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का पता ही नहीं चल रहा। असली अध्यक्ष कहाँ बना है उनका, निर्वाचन कहाँ हुआ कांग्रेस में, कौन है, सोनिया जी अध्यक्ष है या राजीव गांधी, राहुल गांधी, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस के अंदर क्या है। और एक और बात है कि इतनी पुरानी पार्टी, जिस पार्टी के आज अध्यक्ष का पता नहीं है और वो पूरे देश में राज करने की सोचती है या प्रदेश में राज करने की सोचती है। 23 और 24 लोक विधानसभा और लोकसभा आपके सामने है, तो ये सब जितने भी आयोजन प्रयोजन है, ये 23 और 24 की तिकड़म है क्या? देखिए, चुनाव तो प्रत्येक 5 साल में आएंगे। 23 में आएंगे हमारे अपने राज्य के चुनाव और 24 में आएंगे लोकसभा के चुनाव। और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होने के नाते से जब चुनाव आएंगे तब चुनाव की बात हो जाएगी। आज तो सरकार चल रही है, सरकार के साथ संगठन को जोड़ करके हम अपने काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो विपक्ष की सार्थक भूमिका अदा करे, वो मूवमेंट लाए, मुद्दे लाए, मुद्दे को सामने खड़ा करे, बात करे, और जब चुनाव आए तब विरोध की भूमिका सड़क पे कर ले। लेकिन तब तक वो सार्थक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए। एक और आरोप लगता है आप पे, आप नेम चेंज पॉलिटिक्स कर रहे हो कि हबीबगंज का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया, वहाँ आप टंटिया भील चौराहा कर रहे हो, पाताल पानी का नाम टंटिया मामा के नाम पर रख रहे हो। इससे वो कह रहे हैं कुछ हासिल क्या होने वाला है? क्यों नहीं हासिल होने वाला। अगर हमने आदिवासी समाज से या कमलापति रानी जो यहाँ की बड़ी गोंडवाना समय की एक बड़ी शासिका रही है, उनका नाम पे अगर हम नाम रखते हैं तो गलत क्या है। ये तो कांग्रेस को सोचने का विषय है कि वो एक नेहरू परिवार के नाम के आगे कभी गए ही नहीं। इतना बड़ा 1857 से लेकर आज तक का इतिहास भरा पड़ा था। 1000 साल पुराना आज़ादी का पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद का इतिहास था। लेकिन कांग्रेस को इस सबसे नफरत है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करती है, वो राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करती, वो केवल एक परिवार को जानती है और राज परिवार की तरफ चलना चाहती, वो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती। इसलिए वो अपने संविधान के बलबूते भी किसी और कांग्रेस के अध्यक्ष को या आप जिसको राष्ट्रवाद कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी ने तो एक किताब लिखी है, उसमें कहा है कि ये जो वर्तमान का हिंदुत्व है, ये तो ISIS और बोको हरम की राह पर चल रहा है। अब यही तो दुर्भाग्य, कांग्रेस ने हमेशा ये जो जिस ढंग की इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को प्रोत्साहित किया है, जिन्होंने इस देश की जड़ों से अलग हटके बात करी। जो राष्ट्रवादी है उनको अगर तालिबानी कहे जाए तो फिर कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनके पास ऐसे नेता हैं और वो अपनी दर्शन को रखते। ना कांग्रेस के नेता ने खंडन किया, ना उसको कांग्रेस से बाहर किया। कांग्रेस अगर एक तरफ हिंदूवादी बनने की बात करती है, कपड़े पहन के, जनेऊ पहन करके राहुल गांधी अपना फोटो खिंचवाते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता कि वो किससे किसकी तुलना करवा रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, देश की संस्कृति की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मेरे तो राघवगढ़ की मेरे किले में मंदिर है, तो क्या मतलब आपने कॉपीराइट लेके रखा है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के सामने क्या बताएं।
जैसे उनने जिस ढंग से कहा था कि केसरिया ब्रिगेड और जो तालिबान की तुलना उनने पहले ही हिंदुओं से कर दी थी, तो दिग्विजय सिंह जी का तो पूरा वक्तव्य और उनका जो विचार है वो शुद्ध रूप से ओसामा जी जिसको संबोधित करके बोले। तो कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी के बारे में हमको समझने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लिए शुभंकर है या बीजेपी के लिए शुभंकर है, क्योंकि कांग्रेस तो उनको कुछ करती नहीं है और बीजेपी के लोगों के लिए जरूर दिखता है कि वो पाकिस्तान में कांग्रेस की जड़ ढूंढते हैं, तो वो हिंदुस्तान की राजनीति तो नहीं करते हैं वो। वैसे भी आप हमेशा साहसिक और जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। जब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आपके जो निर्णय हैं वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। तो जिस प्रकार से ओपन बुक पद्धति का निर्णय हुआ, अपने आप में एक नया निर्णय जैसे आपने बताया, तो और क्या क्या नवाचार इस दौरान किए, क्योंकि कोविड ने जो काम करने की पद्धति थी उसको आमूलचूल परिवर्तित किया। आपने सही प्रश्न किया। जैसे अभी कोविड के कारण से हमने जैसे ओपन बुक परीक्षा प्रणाली ली, उसी प्रकार से हमने कहा कि जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हमारे हैं इनमें गुणात्मक शिक्षा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अतिरिक्त कक्ष का देना, बिल्डिंग का बनाया जाना, ये करीब करीब मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान देने की ज़रूरत थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग आज की स्थिति में आज जितने भी महाविद्यालय जहाँ हमारे संचालित हो रहे हैं, अगर भूमि उपलब्ध है तो कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं बचा जिसका अपना स्वयं का भवन नहीं है। तमाम किराए के भवन में चलने वाले महाविद्यालय या एक एक दो कमरों में चलने वाले महाविद्यालय, ये परिस्थिति हमने सारी बदल दी। करीब करीब आज की स्थिति में ऐसे भवन विहीन महाविद्यालय हमारी दिशा में तो जिन पे काम नहीं चल रहा है ऐसे एक भी नहीं है। लगभग आज की स्थिति में 48 महाविद्यालय बच्चे जिन पे अभी भूमि उपलब्ध नहीं है। लगभग ये मान के चलिए कि 518 कॉलेज हैं। 518 कॉलेज में से हम ये सारी व्यवस्था के साथ ले आए। दो काम और करें कि जो कक्षा के अभाव में क्लास में ज़्यादा संख्या आ रही है, तो 3.5 करोड़ की एवरेज 6 कमरों की प्लानिंग बना करके लगभग 60 महाविद्यालय ऐसे हैं जहां हमने ये प्रबंधन किया है। दोनों मिला करके लगभग 150 कॉलेजों में हमारा आज के समय काम चल रहा है। एकमात्र ये स्टेट मध्य प्रदेश है जो जिसने अपने कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी ये मूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम पे अपना काम किया है। जी, जैसा कि सामान्यतः देखने में आया है कि उच्च शिक्षा में जो सुदूर अंचल है बहुत अच्छी खासी तनख्वाह है प्रोफेसर्स की, लेकिन जो सुदूर अंचल के कॉलेजेस हैं उनमें जाने में लोग रुचि नहीं दिखाते। जो शहर के या शहर के नज़दीकी स्थान हैं उन महाविद्यालयों में ज़्यादा रुचि रहती है। तो आपने एक बड़ा निर्णय लिया था कि नहीं, हर जगह जहाँ प्रोफेसर्स की कमी है जाना ही पड़ेगा। बड़ी एक समायोजन की स्थिति बनाई थी अभी वर्तमान में जो ट्रांसफ़र्स हुए थे, तो बड़ा कठिन रहता होगा सिफारसों का दौर और भी तमाम तरीके की अप्रोच। यशस्वी मुख्यमंत्री से मैंने इस पर चर्चा की थी, मार्गदर्शन लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत थे। हमने कहा कि हमारे सभी महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापक का होना जरूरी है। सभी दूर प्राध्यापकों के लिए अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सब शहर में दबाव आता है। और मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बात मानी। तो अभी हमने एक लाइन बनाई थी कि एक तो परिवीक्षा अवधि, जिनका निश्चित परिवीक्षा अवधि का समय पूरा नहीं हुआ, उनको हमने हर हालत में जो जहाँ भी है पदस्थ वहाँ उसको ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर कर दिया। लगभग 2000 प्राध्यापक हमारे थे जिनको हम आज इस तरह से वो अपनी अपनी जगह पदस्थ हैं। दूसरा, ये जो पूरे साल सीजन ट्रांसफ़र का चलता था, ये पूरे साल ट्रांसफ़र का सीजन बंद कर दिया। बहुत न्यूनतम रूप से, जैसे कि हमको मालूम है कि हमारी अपनी लिमिट 10% की थी, बल्कि 10 भी नहीं माने 5% थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ट्रांसफ़र 1.5% किया है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र कभी किसी प्रकार का समाधान नहीं हो सकता है जी। और साल में एक ही बार जब गर्मी की छुट्टी होती है, 1 महीना का जब ट्रांसफ़र खुलेगा तभी ट्रांसफ़र होगा, बाकी बीच में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। चलती क्लास को बंद करना, जैसे आज मैं बैठा हूँ दिसंबर में, नवंबर लास्ट चल रहा है, और अगर कोई एक प्राध्यापक पढ़ा रहा है और आज वो ट्रांसफ़र करा के वो तो चले जाएगा, लेकिन उस क्लास के बच्चों का क्या हो, बिल्कुल तो बच्चों का नुकसान नहीं हो। तो उच्च शिक्षा में कुछ चीज़ों में हमने अपने मापदंड स्थापित किए और वही कारण है कि आज इस दिशा में हम आए हैं कि ट्रांसफ़र का जो एक उद्योग के रूप में काम चलता था उस पर हमने प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ जो गुणात्मक शिक्षा के लिए नए प्राध्यापकों की भर्ती करने वाला मुद्दा है, तो आज की स्थिति में लगभग 400-450 पद पहले स्तर पर मंजूर कराए और 270 पद अभी, अर्थात इस अवधि में लगभग 800 के आसपास नए पदों का सृजन हुआ है।
और अभी हम पीएससी पे 500 के 2 लाट पहुंचाने वाले हैं, जिसके माध्यम से नवीन भर्ती हम करने वाले हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारक है कि देखने में आया है कि जो नियमित प्राध्यापक हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन अतिथि प्राध्यापक गण भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो जो डेली बेसिस पे होते हैं या पीरियड वाइज होते हैं, लेकिन वो समय पे कॉलेजों में उपलब्ध हो जाएं। सारे कॉलेजों में जो जितने भी संकाय हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्राध्यापक उपलब्ध रहें, भले ही नियमित हों या अतिथि विद्वान। आज की स्थिति में जैसे आपने कहा है कि लगभग हमारे 4,500 पद तो नियमित प्राध्यापकों के हैं, और लगभग उतने से थोड़े डबल की स्थिति में लगभग 4,500 हमारे पास अतिथि विद्वान या जनभागीदारी के शिक्षक, ऐसा अपन मान सकते हैं। उनसे हम पढ़ाने के लिए लाभ ले रहे हैं। ये दोनों मिलाकर के 10,000 से ऊपर संख्या होती है, और कमोबेश हमने किसी को बाहर नहीं किया है, कोशिश कर रहे हैं हर एक वो व्यक्ति जो काम कर रहा है विभाग में वो जुड़ा रहे हमसे और उनका लाभ ले। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय आपके, मैं विभाग से इतर अगर प्रश्न पूछूं तो इस समय मध्य प्रदेश जो है जनजातीय रंग में रंगा हुआ है, और जनजातीय माहौल में कांग्रेस ये कह रही है कि जनजातीय माहौल में जिस प्रकार से आप जनजातीय समाज को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल ड्रामा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य देश का कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए अपने ढंग से जुमले जरूर गढ़े। गरीबों की बात करते रहिए, SC ST की बात करते रहिए, OBC की बात करते रहिए, लेकिन इन हितों के जब उनके मुद्दे आए तो कांग्रेस भाग खड़ी हुई। यही कारण है कि जब आज हम उस दिशा में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को अपने वोट के नज़रिए से देख करके वो उसको कुछ भी प्रलाप कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि उनको सद्बुद्धि आना चाहिए। आज कोई चुनाव का टाइम नहीं है। अगर वो मिलकर के बात करें, पक्ष विपक्ष इकट्ठी बात करें, तो हम दोनों समाजों का ज़्यादा बेहतर भला कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आपने जनजाति गौरव दिवस मनाया। अब आपके क्षेत्र में से एक पूरी यात्रा धार, उज्जैन और इंदौर से होते हुए वहाँ पाताल पानी में आप टंटिया मामा के लिए भी आप जी तो वो कह रहे हैं ये जो है फोकस कर रहे हैं जनजाति समाज से घबराए हुए हैं। देखिए, ये मैंने फिर कहा कि हमारी ड्यूटी है सरकार में होने के कारण से कि हम हर वर्ग के ऐसे नायक, जिन नायक ने अंग्रेज़ों के समय में बड़ी लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद उनने समाज में एक दिशा दी है, उनका सम्मान करें, उनके स्थानों को एक तरह से तीर्थ के रूप में विकसित करें। अब कांग्रेस को जो कहना कांग्रेस कहे, कांग्रेस बजाय उसमें कुछ बोलने के वो भी हमारे साथ आके जुड़ती, खड़े होती, क्योंकि टंटिया मामा सबके हैं, बिरसा मुंडा सबके हैं। कांग्रेस ने वर्षों तक इन सब नामों के बलबूते पर सरकार बनाई है। अगर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस घबराई क्यों, पता नहीं चल रहा है। कृषि कानूनों की जो वापसी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए और हम कृषि कानून वापस लेते हैं, तो कांग्रेस कह रही है ये सत्य की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। अब ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से विनम्रता के साथ प्रकाश पर्व का पूर्व अवसर पर जो बात कही थी कि हमने ये पूरा कानून किसानों के हित में लाए थे, बावजूद इसके भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो विनम्रता के साथ उनने कानून वापस लेते हुए पूरी बात स्पष्ट कर दी। अब दोबारा इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कांग्रेस के ही शासनकाल में किसानों का जो नुकसान हुआ है, कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारी गोलियाँ चलाने का आरोप अगर कहीं लगा है तो कांग्रेस पे ही लगा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन हुआ, चाहे साहबानों से जुड़ा है, 3 तलाक के मसले पे हो, CAA का हो या कृषि कानून का हो, महीनों तक भी किसानों अगर सड़क पे रहे या जो आंदोलन करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री ने किसी पे गोली तो छोड़ दो, लाठीचार्ज भी नहीं करवाया। कमलनाथ जी अभी भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। अब ये दुर्भाग्य कांग्रेस का और विपक्ष का मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसा भाजपा ने किया है कि 50 साल के एवरेज में नई पीढ़ी को मौका दिया है जी, तो इस नाते से कमलनाथ जी को अब 75 पार हो रहे हैं तो सोचना चाहिए उनको। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर का विषय में इस पर क्या बोलूँ। नहीं, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस यूथ की राजनीति करती, वो तो यूथ को मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी की चल कहाँ रही है, तभी तो इस्तीफा दे के भाग खड़े हुए थे। आज अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का पता ही नहीं चल रहा। असली अध्यक्ष कहाँ बना है उनका, निर्वाचन कहाँ हुआ कांग्रेस में, कौन है, सोनिया जी अध्यक्ष है या राहुल गांधी, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस के अंदर क्या है। और एक और बात है कि इतनी पुरानी पार्टी, जिस पार्टी के आज अध्यक्ष का पता नहीं है और वो पूरे देश में राज करने की सोचती है या प्रदेश में राज करने की सोचती है। 23 और 24 विधानसभा और लोकसभा आपके सामने हैं, तो ये सब जितने भी आयोजन प्रयोजन है, ये 23 और 24 की तिकड़म है क्या?
देखिए, चुनाव तो प्रत्येक 5 साल में आएंगे। 23 में आएंगे हमारे अपने राज्य के चुनाव और 24 में आएंगे लोकसभा के चुनाव। और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होने के नाते से जब चुनाव आएंगे तब चुनाव की बात हो जाएगी। आज तो सरकार चल रही है, सरकार के साथ संगठन को जोड़ करके हम अपने काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो विपक्ष की सार्थक भूमिका अदा करे, वो मूवमेंट लाए, मुद्दे लाए, मुद्दे को सामने खड़ा करे, बात करे, और जब चुनाव आए तब विरोध की भूमिका सड़क पे कर ले, लेकिन तब तक वो सार्थक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए। एक और आरोप लगता है आप पे, आप नेम चेंज पॉलिटिक्स कर रहे हो कि हबीबगंज का नाम रानी कमलापति स्टेशन कर दिया, वहाँ आप टंटिया भील चौराहा कर रहे हो, पाताल पानी का नाम टंटिया मामा के नाम पर रख रहे हो। इससे वो कह रहे हैं कुछ हासिल क्या होने वाला है? क्यों नहीं हासिल होने वाला? अगर हमने आदिवासी समाज से या कमलापति रानी जो यहाँ की बड़ी गुणवाना समय की एक बड़ी शासिका रही है, उनका नाम पे अगर हम नाम रखते हैं तो गलत क्या है? ये तो कांग्रेस को सोचने का विषय है कि वो एक नेहरू परिवार के नाम के आगे कभी गए ही नहीं। इतना बड़ा 1857 से लेकर आज तक का इतिहास भरा पड़ा था। 1000 साल पुराना आज़ादी का पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद का इतिहास था। लेकिन कांग्रेस को इस सबसे नफरत है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करती है, वो राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करती, वो केवल एक परिवार को जानती है और राज परिवार की तरफ चलना चाहती है, वो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती। इसलिए वो अपने संविधान के बलबूते भी किसी और कांग्रेस के अध्यक्ष को या आप जिसको राष्ट्रवाद कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी ने तो एक किताब लिखी है, उसमें कहा है कि ये जो वर्तमान का हिंदुत्व है ये तो ISIS और बोको हरम की राह पर चल रहा है। अब यही तो दुर्भाग्य, कांग्रेस ने हमेशा ये जो जिस ढंग की इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को प्रोत्साहित किया है, जिन्होंने इस देश की जड़ों से अलग हटके बात करी। जो राष्ट्रवादी है उनको अगर तालिबानी कहे जाए तो फिर कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनके पास ऐसे नेता हैं और वो अपनी दर्शन को रखते। ना कांग्रेस के नेता ने खंडन किया, ना उसको कांग्रेस से बाहर किया। कांग्रेस अगर एक तरफ हिंदूवादी बनने की बात करती है, कपड़े पहन के, जनेऊ पहन करके राहुल गांधी अपना फोटो खिंचवाते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता कि वो किससे किसकी तुलना करवा रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, देश की संस्कृति की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मेरे तो राघवगढ़ की मेरे किले में मंदिर है, तो क्या मतलब आपने कॉपीराइट लेके रखा है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के सामने क्या बताएं। जैसे उनने जिस ढंग से कहा था कि केसरिया ब्रिगेड और जो तालिबान की तुलना उनने पहले ही हिंदुओं से कर दी थी, तो दिग्विजय सिंह जी का तो पूरा वक्तव्य और उनका जो विचार है वो शुद्ध रूप से ओसामा जी जिसको संबोधित करके बोले। तो कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी के बारे में हमको समझने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लिए शुभंकर है या बीजेपी के लिए शुभंकर है, क्योंकि कांग्रेस तो उनको कुछ करती नहीं है और बीजेपी के लोगों के लिए जरूर दिखता है कि वो पाकिस्तान में कांग्रेस की जड़ ढूंढते हैं, तो वो हिंदुस्तान की राजनीति तो नहीं करते हैं। अभी भावना भारती न बनी है, अभी सिर्फ लो है आरती न बनी है, अभी न कसौटी पर मुझको चढ़ाओ, अभी यत्न मेरा है आधा अधूरा। अभी जो राष्ट्रवाद का स्वप्न है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्वप्न है, देश को, भारत देश को स्वर्णिम देश का जो स्वप्न है, वो उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जब ये स्वप्न साकार होगा तो एक अद्भुत छटा होगी। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।